हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान विषय की पाठ्य योजना, जिसका उप विषय होगा जीव विज्ञान। और टॉपिक इतना अच्छा है कि आप सभी को यहाँ पे इस टॉपिक के ऊपर पाठ्य योजना जरूर बनानी चाहिए। काफ़ी आसान टॉपिक है। अगर आप लोगों को विज्ञान विषय में जीव विज्ञान की पाठ्य योजना बनानी है तो आप लोग आराम से इस पूरी पाठ्य योजना को देखिएगा बारीकी से। मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया हुआ है। यहाँ पे सबसे ऊपर आप पाठ्य योजना संख्या लिखेंगे, ठीक है। जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करेंगे उस पेज के स्टार्टिंग में आप सबसे ऊपर इसी तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिखिएगा। जो भी आपकी संख्या होगी, 1 2 3 4 जो भी संख्या होगी, उसको लिखने के बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप ये पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे, ठीक है। उसका देख सकते हैं हमारी आज की कक्षा है 8, वर्ग है अ, विषय है विज्ञान का, उप विषय है जीव विज्ञान, कालांश है द्वितीय, अवधि है 35 से 40 मिनट और प्रकरण है हमारा आज का कोशिका से अंग तंत्र तक। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी अच्छा प्रकरण है, इसको आप आराम से पढ़ा सकते हैं। और इतना सारा कार्य करने के बाद आपको यहाँ से पाठ विद्यालय का नाम लिखने से लेके प्रकरण तक आपको सारी चीज़ें श्यामपट्ट पे भी करनी होती है। सिर्फ श्यामपट्ट पे आपको प्रकरण का नाम नहीं लिखना है स्टार्टिंग में, सिर्फ प्रकरण लिख के आगे का स्थान छोड़ दीजिएगा। जब आप प्रस्तावना प्रश्न पूछने के द्वारा अपना प्रकरण बच्चों के द्वारा निकलवा लेंगे तब श्यामपट्ट पे प्रकरण का नाम लिखा जाता है। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और डेली बेसिस पे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि आप लोग नीचे अगर लाल कलर के जो बटन है सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाते हैं, तो आपको 100% लाभ मिलने वाला है। इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। उसके बाद आपको दिनांक लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है कि आपने किस डेट में ये पाठ्य योजना पढ़ाई थी। अब आता है हमारा अगला हेडिंग, सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में आपको अपने विषय और उप विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास करना है उसके बारे में यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में पॉइंट वाइज लिखा हो जाता है। तो देख लीजिए, इसमें कम से कम आपको 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है छात्रों में जीव विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में अन्वेषण तथा तार्किक शक्ति का विकास करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में निरीक्षण शक्ति का विकास करना। चौथा पॉइंट है छात्रों में अंधविश्वास की भावना को दूर करना। पांचवा पॉइंट है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। और छठवां पॉइंट है छात्रों में जीव विज्ञान की उपयोगिता समझाना। और सातवां पॉइंट है छात्रों में चित्र बनाने की कुशलता उत्पन्न करना। क्योंकि आपको पता है कि जीव विज्ञान में चित्र भी बनाना होता है, तो बच्चे एक कुशल चित्रकार भी होने चाहिए। जीव विज्ञान में अलग अलग चीज़ों की आपको चित्रकारी करनी ही होती है, जिससे बच्चे अच्छे से उस चीज़ को समझ पाते हैं, ठीक है। सामान्य उद्देश्य के बाद अगली हेडिंग अब हमारी है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आपका जो टॉपिक है कोशिका से अंग तंत्र तक, उसके बारे में पढ़ाने के बाद बच्चों को क्या क्या सिखाना चाहते हैं आप, उनके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उसके बारे में यहाँ पे कम से कम 2 से 3 पॉइंट और मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिखना होता है। तो देख लीजिए, पहला पॉइंट है कोशिका के महत्व को जान सकेंगे बच्चे, कोशिका के विभिन्न प्रकारों को जान सकेंगे। तीसरा पॉइंट है कोशिका की संरचना को पहचान सकेंगे तथा उत्तर कर सकेंगे। और चौथा पॉइंट है कोशिका का उपयोग जान सकेंगे। ये सारी चीज़ें हो गई विशिष्ट उद्देश्य की हेडिंग के अंतर्गत। अब अगली हेडिंग है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में आप जिन जिन सामग्रियों की सहायता से शिक्षण कार्य अपना करते हैं 40 मिनट की क्लास में, 35 मिनट की क्लास में, वो सारी सामग्रियाँ यहाँ पे लिखनी होती हैं। तो आप सबसे पहले इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि कक्षोपयोगी समस्त सामग्री, शिक्षण सामग्री, या फिर आप उसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे चौक, डस्टर, रोलिंग बोर्ड, पॉइंटर, अन्य सहायक सामग्री, या फिर आप चार्ट बना के ले गए हैं कोई उसको प्रदर्शन विधि के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, तो उसको भी यहाँ पे आप आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद अगली हेडिंग पूर्व ज्ञान लिखना है। इसमें छात्र कोशिका से अंग तंत्र के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, या फिर आप साधारण तरीके से भी लिख सकते हैं छात्र कोशिका के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। जरूरी नहीं कि यहाँ पे प्रकरण का नाम ही लिखें, ठीक है। उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चे अगर नॉलेज रखते हैं कुछ तो उसको लिख सकते हैं आप। अब हमारा लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चों को इसी चीज़ में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है पाठ्य योजना बनाते समय। अगर इसमें दिक्कत ना हो तो उनको कहीं पे भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, वो आराम से इस चीज़ को बना सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है प्रस्तावना प्रश्न बनाने में, ठीक है। तो क्यों आती है दिक्कत यहाँ पे मैं बता दूँ, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ टेक्निकलिटी होती है, उसको ध्यान में रखना होता है। पहला कि कम से कम आप 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, मैक्सिमम 4 से 5 प्रश्न, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। दूसरी बात, क्रमबद्धता होनी चाहिए, ठीक है। क्रमबद्धता का मतलब पहले प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे अपना दूसरा प्रश्न बनाएंगे, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे तीसरा प्रश्न बनाएंगे। इसी तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए। और स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर जो होता है वो 3 कॉलम का होना चाहिए।
काफ़ी जगह पे 2 ही कॉलम होता है, छात्राध्यापक कथन और छात्र छात्रा कथन। लेकिन यहाँ पे जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है उसमें क्रम संख्या सबसे पहले जोड़ देना चाहिए, जिससे ये पता चलता है कि आपने कितने प्रश्न पूछे हैं। ठीक है, तो क्रम संख्या लिखिएगा। फिर छात्राध्यापिका, देखिए यहाँ पे कथन लिखा गया छात्राध्यापिका कथन। अब लड़के हैं तो छात्राध्यापक कथन हो जाएगा, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका कथन हो जाएगा। और लास्ट में है छात्र छात्रा कथन। उसका आप जो पूछेंगे प्रश्न उसका बच्चे उत्तर देंगे आपकी क्लास में। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, आप बच्चों से पूछेंगे घर किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो बच्चे बता देंगे बालू, सीमेंट, ईंट, गिट्टी इत्यादि जो भी चीज़ें हैं बच्चे बताएंगे, यहाँ पे आंसर देंगे। दूसरा है ईंटों को बारीक पीसने पर क्या निकलता है, तो बच्चे बता देंगे छोटे छोटे कण निकलते हैं। उसका तीसरा प्रश्न है हमारा शरीर, इसी तरीके से हमारा शरीर किससे मिलकर बना है, तो बच्चे बता देंगे छोटी छोटी इकाइयों से। ठीक है, या फिर इसको इस तरीके से भी आप बना सकते हैं कि छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर हमारे शरीर का निर्माण हुआ है कि नहीं हुआ, तो बच्चे यहाँ पे हाँ या ना का जवाब भी दे सकते हैं। उसी के बाद अब अगला हेडिंग आप बना सकते हैं इन छोटी छोटी इकाइयों को क्या कहा जाता है, तो बच्चे बता देंगे कोशिका कहा जाता है। ठीक है, तो इस यहाँ पे एक चीज़ बस यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है बालू सीमेंट वाला, उसके बाद दूसरा प्रश्न आ गया है ईंट वाला, उसके बाद उसका आंसर मिला छोटे छोटे कण के टुकड़ों से। ठीक है, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये बना सकते हैं आप कि इसी तरीके से हमारा शरीर छोटे छोटे कणों से मिलके बना, उसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पे भी आपका बच्चे आंसर दे सकते हैं कोशिका। तीसरे क्वेश्चन में आप अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। उसका चौथा क्वेश्चन बना सकते हैं आपकी कोशिका के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए, तो इस तरीके से भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसका चौथा यहाँ पे उसके बाद आपका उद्देश्य कथन आता है। आपका प्रकरण यहाँ पे निकल गया कोशिका। आप श्यामपट्ट पे अपना लिख दीजिए अपना प्रकरण कोशिका से अंग तंत्र तक। उसके बाद उद्देश्य कथन लिखिए, छात्रों आज हम कोशिका से अंग तंत्र का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। आप बच्चों को पढ़ाने के लिए आप आगे ले चल सकते हैं, प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। प्रस्तुतिकरण में पहले लिखिए प्रथम अनुवृत्ति। प्रथम अनुवृत्ति मतलब एक चैप्टर है, उसको आप एक दिन में नहीं ख़त्म करना चाहते, काफ़ी बड़ा चैप्टर है और समय नहीं है आपके पास, तो उसको पहले दिन आधा डिवाइड कर दीजिए, दूसरे दिन आधा डिवाइड कर दीजिए, या फिर 2 दिन में भी नहीं ख़त्म होता तो उसको इस तरीके से डिवाइड करिए कि 3 दिन में ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से प्रथम अनुवृत्ति का मतलब पहले दिन आप पढ़ा रहे हैं उस चीज़ को। तो प्रथम अनुवृत्ति लिखने के बाद उसमें आप स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर जो होता है उसको देखिए, यहाँ पे क्रम संख्या लिखना है, शिक्षण बिंदु है, छात्राध्यापिका कथन है, उसके बाद आगे वाले इसी में प्रस्तुतिकरण को टोटल आपको यहाँ पे देखेंगे इसके आगे वाले पेज पे इस तरीके से आपको बनाना है, छात्र छात्रा कथन, प्रयुक्त विधियाँ और श्यामपट्ट कार्य, एक ही चीज़ है, पूरा कंप्लीट है ये। ठीक है, आप इस चीज़ को इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे इसको बनाने के बाद शिक्षण बिंदु में लिखिए पहला कोशिका। छात्राध्यापिका कथन में लिखिए कोशिका शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इनकी संख्या जीवों में अलग अलग होती है, जैसे अमीबा, पैरामेसियम, युग्लिना आदि जीव एक ही कोशिका से बने होते हैं। इसको एक कोशिकी जीव कहलाते हैं। ये केचुआ, हाथी, मनुष्य, बंदर, बरगद आदि में अनेक कोशिकाएं होती हैं, ये बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। इनमें श्वसन, वृद्धि, उत्सर्जन तथा जनन जैसी प्रक्रियाएं होती हैं। दूसरा है कोशिका की संरचना। कोशिका का अध्ययन प्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665 में किया था। उन्होंने स्वयं के बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से कोशिका को देखा था। कोशिका 2 प्रकार की होती है, पहला पादप कोशिका, दूसरी जंतु कोशिका। ए है यहाँ पे पादप कोशिका। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी और मजबूत परत होती है। यह सेल की रक्षा करती है। इसमें हरित लवण भी पाया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। इसमें सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं। यह सेल यहाँ पे देखिए सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। यहाँ पे इसमें एक रिक्तिका पाई जाती है जो बड़ी होती है। यह पानी, लवण इत्यादि को संग्रह करके संतुलन बनाए रखती है। इसमें केंद्रक परिधि की ओर होता है। इसका कार्य सेल डिवीजन होता है। दूसरा है जंतु कोशिका। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इसमें सेंट्रोसोम उपस्थित होता है। यह सेल डिवीजन में हेल्प करता है, मदद करता है। इसमें रिक्तिका छोटी छोटी तथा संख्या में अधिक उपस्थित होती है। यह पानी, लवण करके इनकी मात्रा का संतुलन बनाए रखती है। इसमें केंद्रक मध्य में होता है। यह सेल डिवीजन के साथ सेल की रचना व कार्य निर्माण यहाँ पे कार्य पर नियंत्रण रखता है। इसके सामने वाले पेज पे देख लीजिए, लिखा है आपको छात्रा वाले कॉलम में, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, फिर उसके बाद एक बार लिखना है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, फिर एक बार लिखना है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जो 3 पॉइंट आपने लिखा है। उसके सामने व्याख्यान विधि सभी है तो व्याख्यान विधि लिख दीजिए।
उसके बाद श्यामपट्ट कार्य पे आप तीन यहाँ पे एक कोशिकीय जीव पैरामीशियम अमीबा का फोटो बना दीजिए, चित्र बना दीजिए। देखिए यहाँ पे पैरामीशियम है, अमीबा है, फिर उसके बाद पादप कोशिका है। इसको आप देख के आप अपनी बुक से इसको बना लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए जंतु कोशिका है। सारी चीज़ ध्यान से बना लीजिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं हम द्वितीय अन्विति पे। द्वितीय अन्विति है हमारा, इसमें अब ऊतक आता है शिक्षण बिंदु में। ऊतक के बारे में बच्चों को बताइए। सभी जीवित प्राणी व पौधे कोशिकाओं से बने होते हैं, जैसे अमीबा पैरामीशियम। एक कोशिकीय जीव में सभी जैविक क्रियाएं, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन आदि एक ही कोशिका में संपन्न होता है। बहुकोशिकीय जीवों में असंख्य कोशिकाएं होती है। इसमें विशेष कार्य सेल के समूह द्वारा किया जाता है। समान रचना व यहाँ पे उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का समूह जिसके द्वारा विशिष्ट कार्य संपन्न होता है उसे ऊतक कहते हैं। फिर उसके बाद पादप ऊतक है। जंतुओं की लंबाई में वृद्धि एवं एक निश्चित आयु तक होती है, परंतु पौधों में वृद्धि जीवन भर होती है, जिससे नई नई शाखाएं बनती है। इसमें विभाजन क्षमता के आधार पर ही दो भागों में विभाजित किया गया है। ए प्रविभाजी ऊतक। पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में जड़ तथा तने की कलिकाओं के शेष भाग में होती है। ऐसा विभाजन यहाँ पे प्रविभाजी ऊतक के द्वारा होता है। दूसरा है स्थायी ऊतक। यह पादप शरीर में विकसित होकर तथा विभाजन क्षमता खोकर अन्य विशिष्ट कार्य करती है। इसके समूह को स्थायी ऊतक कहते हैं। उसके बाद है जंतु ऊतक। कार्य के आधार पर जंतु ऊतक निम्न है। पहला है एपिथेलियम। यह शरीर और अंगों का बाह्य स्तर बनाते हैं। यह पूरे शरीर का बाहरी आवरण बनाता है, अतः इसे आवरण ऊतक भी कहते हैं। दूसरा है संयोजी ऊतक। यह विभिन्न अंगों को जोड़ता है और सहारा प्रदान करता है, जैसे अस्थि। यहाँ पे जो आपके अंदर की हड्डियाँ हैं वो संयोजी ऊतक है। फिर उसके बाद पेशी है। कुछ विशेष सेल हमारे बॉडी में होती हैं जो इच्छानुसार या अनैच्छिक रूप से कार्य करती हैं। इनमें खिंचाव महसूस होता है। उसके बाद है लास्ट तंत्रिका। विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को शरीर के एक भाग में से दूसरे भाग तक पहुंचाने का कार्य तंत्रिका तंत्र ऊतक करते हैं। यह तंत्रिका सेल से मिलकर बना होता है। इसके सामने वाले पेज पर देखिए लिखा है सेम चीज़। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जितना भी आप शिक्षण पॉइंट लिखेंगे शिक्षण बिंदु उसमें आप लिख दीजिए छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और व्याख्यान ही दे रहे हैं पूरा तो व्याख्यान विधि लिख दीजिए। और श्यामपट्ट कार्य पे यहाँ पे देख लीजिए जंतु ऊतक के बारे में बनाया गया है इमेज। एपिथेलियम ऊतक है। उसके बाद अरैखिक और यहाँ पे पेशी ऊतक के ये हैं प्रकार। और उसके बाद तंत्रिका कोशिका बनाया गया है। इसको वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। उसके बाद है पुनरावृत्ति कार्य, यानी कि पुनरावृत्ति प्रश्न भी इसको कहते हैं। इसमें 2 प्रश्न मिनिमम पूछ सकते हैं, मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पहला प्रश्न है देखिए कोशिका क्या है। दूसरा है कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है। तीसरा है पादप कोशिका क्या है। और चौथा प्रविभाजी ऊतक क्या है। इसके बाद मूल्यांकन कार्य आता है, मूल्यांकन प्रश्न। इसमें भी आप सेम चीज़ मिनिमम 2 प्रश्न मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न है ऊतक क्या है। दूसरा कितने भागों में ऊतक को बांटा गया है। और तीसरा जंतु ऊतक को कितने भागों में बांटा गया, नाम बताइए। और लास्ट में आता है गृह कार्य, यानी कि होमवर्क। बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क दिया जाता है। यहाँ पे देखिए 2 प्रश्न पूछा गया है। पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर बताइए। और दूसरा है पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। तो गृह कार्य के साथ हमारा आज का लेसन प्लान समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको आज का लेसन प्लान अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही लेसन प्लान की वीडियो देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ना बिल्कुल फ्री है। जुड़ने के लिए सिर्फ एक काम करना है, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और आपको पता चल जाए कि आपकी वीडियो यहाँ पे बन के तैयार है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।